स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। भारत के विभाजन का टॉपिक है, जो कि ये तीसरा वीडियो होगा इसका लेक्चर का। और तीसरा लेक्चर में हम तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ 1947 में जो है एक विभाजन हुआ बड़े पैमाने पर। एक जगह की आबादी जो थी दूसरी जगह पे जाने को मजबूर हो गए, है ना। एक जगह की आबादी जो थी वो दूसरे जगह पे जाने को क्या हो गए, मजबूर हो गए। इसका कारण सिर्फ इतना है कि अब जो है वो भारत एक भाग में नहीं रहा। भारत के क्या थे, दो बेटे थे। मैंने पहले बताया कि भारत के दो बेटे थे। एक भारत के दो बेटे हुए, और हाँ, भारत का एक का नाम हिंदुस्तान रखा गया और दूसरे का नाम पाकिस्तान रखा गया। और भारत की अब जो संपत्ति थी, जो प्रॉपर्टी थी, ये भारत के, यानी कि भारत अब क्या है, भारत एक प्रकार से इसका यहाँ पे फादर का रोल निभा रहा है। और उसके दो संतान हुए, जिसका एक का नाम हिंदुस्तान रखा गया और एक का नाम पाकिस्तान रखा गया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस तरीके से समझे कि भारत की जो भी प्रॉपर्टी थी उसको बार रूप से पार्टीशन किया जाएगा, दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा। तो ये कब की घटना है, 1947 की घटना है, जो एक बहुत बड़े लेवल पे वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट अनप्लान्ड एंड टारगेट एंड ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज नोन। मतलब ये अब तक का सबसे बहुत ही बड़ा पैमाने पे एक बहुत बड़ी आबादी जो थी एक स्थान से दूसरे जगह जो है स्थानांतरित करने को थी। और आकस्मिक, यानी कि ये जो था अनप्लान्ड था, मतलब पहले से पता नहीं था किसी को, अनियोजित था। और ये त्रासदी से भाई भरा हुआ, जैसा कि हम तुम्हें पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरों में से ये एक रहा। मतलब उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए, अभी तक की बात अगर की जाए, तो भी हमारा उस समय से लेके अभी तक में कोई भी स्थानांतरण जो है अभी तक इतने बड़े आबादी में नहीं हुई थी। कि भाई जिसका घर यहाँ पे बना हुआ है, जिसका ऑलरेडी पूरा पूर्वज यहाँ पे बिता चुके हैं, अब इस जगह को छोड़कर, यानी कि ये हिंदुस्तान को छोड़कर, इंडिया को छोड़कर अब ये जो है वो पाकिस्तान में जाएंगे। तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी आबादी था, और यहाँ के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा भी। यहाँ तक कि जाने के क्रम में मैंने पहले बताया कि एक मूवी हमने तुम्हें बताया, हॉकी मेजर ध्यानचंद वाला, जो देखने के लिए मैंने बताया था इसी में, क्योंकि लोग वहाँ वो एक हाँ अनटोल्ड ये सब था। कौन सा सर? भारत है और एक, हाँ, और एक गदर भी फिल्म है इनका, सनी देओल का शायद है। तो उस मूवी में आपको जो है ये दिखाया गया है कि रातों रात जो है बहुत अचानक जबरदस्त लड़ाई होती है, और बहुत बड़ी हिंसा, जो मतलब एक शांति का जो माहौल था वो बहुत बड़ी हिंसा के जो है शिकार हो जाते हैं। वहाँ के सांप्रदायिक लोग जो है, जहाँ पे अगल बगल में लोग रहा करते थे, वो सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गया। जिन इलाकों में हिंदू ज्यादा थे अथवा सिख की आबादी थी, उन इलाकों में मुस्लिम ने जान छोड़ दिया। और ठीक इसी तरह जहाँ पे मुस्लिम बहुल आबादी थी, उस इलाकों से हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे। मतलब एक दूसरे से क्या हो गया, पूरी तरीके से यहाँ पे धर्मवाद हो चुका था, और जबरदस्त युद्ध जो है बड़े स्तर पर हुआ। चूंकि तुम्हें मैंने बता दिया कि ये जो बंटवारा हुई थी, जैसा कि हम तुम्हें पहले भी बताएं कि बंटवारा जो हुआ था वो पूरी तरीके से किस पे बेसिस था, धर्म पे बेसिस था, है ना। ये बंटवारा जो था वो हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई ऐसे करके हम लोग बंटवारा किए थे। हिंदू और मुस्लिम पे बेसिस पे, ये जो है हिंदू वर्सेस मुस्लिम के बेसिस पे बंटवारा हुआ था हमारा। अब यहाँ पे है कि लोग अपना घर बार छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। इसका कारण ये था कि भाई यहाँ पे जिसकी आबादी जहाँ पे कम थी, सपोज कि ये एक सेक्टर है, ये बड़ा आबादी है, और यहाँ पे हिंदू की जो जनसंख्या मात्र इतना है और बाकी में पूरा मुस्लिम भरा हुआ है, तो इसको यहाँ से लेफ्ट करना पड़ गया, ये जगह को जो छोड़ना पड़ गया, जैसे ये सारा था। तो इस तरीके से बना हुआ था। और उसके बाद फिर कि दोनों की तरफ से अल्पसंख्यक अपने घर से भाग खड़े हुए। मैंने पहले बोला अल्पसंख्यक किसको कहते हैं, पहले शब्द में समझो कि अल्पसंख्यक किसको कहते हैं। तो अल्पसंख्यक उसे कहते हैं जहां पे जिसकी बहुलता जनसंख्या के मामले में कम होती हो, उसको हम लोग अल्पसंख्यक बोलेंगे। ठीक है। अल्पसंख्यक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई बोलेगा? अल्पसंख्यक मेजोरिटीज, है ना। मेजोरिटी बोथ साइड द मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी।
ठीक है, माइनॉरिटी माइनॉरिटी बोलते हैं ना, मेजोरिटी नहीं, माइनॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटी ही बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम ही गलती समझे। मेजॉरिटी में क्या नहीं, माइनॉरिटी। अब आगे कैसे बताते हैं। अब जहाँ पे जो है शरणार्थी सिविल में पनाह लेना पड़ गया, क्योंकि एक बड़े अवस्थी जिसका अपना घर था, आज के डेट में अब ऐसा समय हो गया कि अब उन लोगों के पास जो है अब घर नहीं है, उनको कहाँ रहना पड़ रहा है, उन लोगों को रहना पड़ रहा है शरणार्थी शिविर में रहना पड़ रहा है पनाह लेने के लिए। कल तक जो लोग अपना अपना जो है वतन हुआ करता था, वहीं पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था। लोगों को सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ रहा, और ऐसा उन्हें हर हाल में करना था। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनका घर परिवार पता नहीं, उनका पूरा सब कुछ तबाह हो जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं उनके साथ उनको जीने वाला। तो इस तरीके से ये हो चुका था। और मैंने एक चीज और यहाँ पे आप लोगों को बताए थे कि जम्मू कश्मीर वाला घटना हम आपको पहले से इस बारे में बता चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से धार्मिक अंतर किया गया था और किस तरीके से बदलाव हुआ था। ये सब जो था बिल्कुल साक्षात और नियरली एग्जाम्पल है जिसको कि ले सकते हो कि जम्मू कश्मीर से जो है पंडितों को किस तरीके से भगाया गया था। अब यहाँ पे हम लोग ये समझ ले कि अक्सर लोगों ने पैदल चलकर, या जो दूरी थी कि मतलब एक लंबा डिस्टेंस को, उसमें गाड़ी घोड़ा थोड़ी ना सरकार दिया था। एक देखो थे गदर मूवी में दिखाया था, एक ट्रेन था, मात्र एक ट्रेन पे लाखों लोग जो है लद कर जैसे तैसे जो है पाकिस्तान भागे थे, है ना, उसमें दिखाई दिया, देखियो तुम लोग। उन्हें जबरन जो है अब यहाँ पे यह था कि जो लोग कम थे उन लोगों को क्या करना पड़ा था। अभी देखो पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला लाइन जो पढ़ेंगे वो सेम अभी भी घटना पाकिस्तान में हो रही है। वो क्या है कि अक्सर जिन लोगों को पैदल तय करना पड़ता था और दूरी तय की, सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया। ये पाकिस्तान में अभी भी चल रहा है, लेकिन ये हिंदू औरतों को अगवा किया जाता है यहाँ पे। मतलब किस लिए भाई, तो उनसे जबरदस्ती शादी कर लेता है, उसको अपना धर्म मनवा देता है, और जो नहीं मानता उसको मार देता है, जिसको नहीं मारता उसको धमकी दे देता है, किसी भी तरीके से उसको जो है उसके घर की बहू बेटियों को मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। लोग अब जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए। जिसने भी, अब एक बाउंड्री यहाँ पे थी, एक बाउंड्री यहाँ पे था कि भाई ये जो है ये बॉर्डर है पूरा तरीके से, और ये बॉर्डर जो है वो भारत का बॉर्डर है। किसका बॉर्डर है? भारत का बॉर्डर है। और यहाँ पे एक बॉर्डर है जो पाकिस्तान का बॉर्डर है। ऐसी तरीके से बॉर्डर बना हुआ है। अब इन दोनों के बीच में एक लाइन है, एक जिसको हम लोग बॉर्डर बोलते हैं, इसी को बॉर्डर बोलेंगे। अब ये लोगों की जो सीमा रेखा है यहाँ तक है, और जिसने भी इसे पार कर दिया, जब देखो जिसका घर हुआ क्या, जिसका घर इधर था, अब ये लोग जो थे, अब इन लोगों के आबादी देखा कि भाई मेरा यहाँ पे कुछ बनेगा नहीं, सब लोग भाग गया, हमको मार के, अगर हम नहीं भागते हैं तो हमें मार देगा, हमारा धन संपत्ति जो है ले लेगा। तो उसने क्या किया भाई कि ये लोग जो थे बॉर्डर पार करके इधर आ गए। अब इसका चूंकि यहाँ पे तो इन लोगों का घर बना हुआ था, लेकिन ये लोग इधर हो गए क्या, निआस्था हो गए। निआस्था, इसका कोई आस्था नहीं था इधर भाई। ये लोग इसका कोई ठिकाना नहीं रहा, जो है रहने वाले में अब इनका कोई मतलब दूसरे जगह जाएंगे तो शरणार्थी बन चुके थे, बेआस्था हो चुके थे। इनका कोई किसी पे अब निर्भर नहीं था, वो खुद से किसी पे शिविर में रह के अपना जिंदगी काटना उनकी मजबूरी बन गई थी। भारत और पाकिस्तान के लेखक और कवि, फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास और लघु कथा, कविता और फिल्मों में इस मार काट के नृत्य का जिक्र भी किया है। इसके बारे में हम लोग हमेशा देखते हैं, बहुत सारा मूवी हम लोग देख चुके हैं, ये दिखाया। और गदर तो एक प्रकार से उसी तरीके से एक कहानी है ना। फिल्मकार का एक एग्जाम्पल है ना कि ये फिल्म गदर जो है इस तरीके से उसमें दिखाया जाता है कि भाई पूरी तरीके से इसी पे लेवल ही है कि वहां पे जाके एक हिंदू, एक सिख जो एक लड़का होता है वो एक मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है, और किस तरीके से उसका घटना के क्या होता है, वो पूरी तरीके से फिल्म में रचनाओं के आधार पर इस तरीके से दिखाया गया है। अब आगे बात करते हैं इसमें क्या कहता है।
कहता है यहाँ पे देखिए कि परंपराओं की बंटवारा नहीं हुआ, यहाँ पे विभाजन के दो समुदाय जो अब तक पड़ोसी की भांति रहते आ रहे थे हिंसक अलगाव का शिकार हो चुके थे। अब मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आगे यहाँ पे क्या था कि वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी। अब देखो क्या है, मैंने पहले ही यहाँ पे बताया है आप लोगों को बाबू कि जो भी घटनाएं घटी है उसमें मैंने तुम्हें एक चीज सबसे बढ़िया ऊपर में मैंने बताया, क्या बताया कि एक भारत है और इसके दो पुत्र हैं। मैं बार बार इसका चर्चा कर रहा हूं समझने के लिए कि एक हिंदुस्तान है और एक का पाकिस्तान नाम है। अभी इन दोनों में भारत के जितने भी प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से इन दोनों में विभक्त किया गया। अब देखो किस तरीके का बंटवारा होता है। जैसे एक घर में बंटवारा होता है ना, एक घर में बंटवारा जो होता है वो किस तरीके से होता है, सारा टेबल कुर्सी टाइपराइटर मतलब उसमें जो कुछ भी होता है सब अपने में भाइयों में आपस में दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ तक कि यहाँ पे देखो क्या क्या बंटवारा हो रहा है, टेबल कुर्सी टाइपराइटर पुलिस और वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ था। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी यहाँ पे बंटवारा हो गया। अब तक साथ साथ रहते आए दो समुदाय का यह एक हिंसक और भयावह विभाजन था। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। कितनी जान गंवाई, कितने लोगों ने जान गंवाई यहाँ पे देखो, 10 लाख से मतलब 5 से 10 लाख। अब ये जो आंकड़ा है यहाँ पे विभाजन के क्रम में जो दिया गया, ये जो आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ अनुमानित किया जा रहा है, ये आंकड़े जो हैं इसमें कितने जो आंकड़े दिखाई जा रहे हैं, ये जो आंकड़े यहाँ पे 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ गया और विभाजन में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। ये था सरकारी आंकड़ा, रियल में इससे कहीं ज्यादा होगा क्योंकि हर जगह जो है आपको पता ही है कि पत्रिकाओं में क्या होता है और रियलिज्म क्या होता है, ये अच्छी तरीके से पता है आप सभी को। अब यहाँ पे एक और इसमें चर्चा जो किया गया था वो ये था कि प्रशासनिक मुश्किलों और वित्तीय कठिनाइयों के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। जैसे कि भारत के नेता द्विराज सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पे ही हुआ। मैंने पहले ही बोला कि भारत का विभाजन किसके आधार पे, क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भारत का विभाजन किसके आधार पे हुआ। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हो कि भारत का विभाजन किसके आधार पे हुआ था। तो ये था भारत का विभाजन जो हुआ था वो धर्म के आधार पे हुआ था। ठीक है, क्या इस वजह से भारत अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया? तो विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। कब? भारत 1951 में भारत में कितने थे टोटल? 12% मुसलमान थे, 12% थे। और आज के डेट में अगर आप मुस्लिमों की संख्या अपने भारत में देखोगे तो इससे कहीं ज्यादा हो सकता है कि ये 20 का भी आंकड़ा पार कर चुका हो। ठीक है, यानी 20-30 का भी आंकड़ा, 30 बोल दो इसको, 35 है, 35 हाँ, इतना 35 है। और तो बताओ ये आंकड़ा कितना जबरदस्त बढ़ा है हमारे यहाँ, दुगना तिगुना बढ़ चुका है। कब से? 1951। भाई कितना साल हुआ? 70 साल। अभी तक में अगर जोड़ दिया एक प्रकार से 70 साल हुआ ना। 71 है तो 70 ईयर हुआ ना। 51 से स्टार्ट हुआ, 21 तक जाएगा तो 70 साल ही होगी ना। तो 70 साल के लगभग में इतनी बड़ी आबादी जो है 12×36 3 गुना लगभग, मान लो इसके 3 गुना आबादी जो है अभी बढ़ चुका है 70 सालों में। अब आगे की बात करते हैं। ऐसे सवाल 36 होगा सर। हाँ क्या 36 हुआ, 35 हो गया ना, तो लगभग मैंने मान के चलो, तो लगभग मैं लेकर चल रहा हूँ कि लगभग में अब जो आंकड़े इस हिसाब से तो ये क्या हो जाएगा, 35 पॉइंट समथिंग है, 35 समथिंग है ना बाबू। तो ये क्या हो गया, 12×36 लगभग में मान के चल सकते हैं कि नहीं कि ये जो है 3 गुना आबादी इसका बढ़ गया। यस सर। 35। हाँ,
भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धर्म अल्पसंख्यकों मसलन सिख, ईसाई, जैन धर्म, पारसी और यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करे। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमान के बीच तनाव पहले से ही कायम रहा था। आज यही वजह है कि देखो, ऐसा नहीं था कि पहले भी हिंदू मुस्लिम में पहले से लड़ाई था, पहले नहीं था। जब भारत आजाद हो रहा था उस वक्त इस तरीके की लड़ाई नहीं थी, बीच में थी। ये करवाने वाला भी लड़ाई हम लोग नहीं थे, हम लोग खुद से नहीं लड़े हैं। हम हिंदू लड़े, ना ही मुस्लिम लड़े हमसे। लड़ाई लड़वाने वाला जो कौन था, वो अंग्रेज था, जिसने हम दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़का दिया, एक दूसरे के धर्मों में शरीक होने से मना करवा दिया, एक दूसरे के धर्मों में शरीक होने से हम लोगों के धर्मों पे आंच आ जाए, इस तरीके से कुछ हम लोग को सीख दे दिया। तो ये उन लोगों की एक सबसे बड़ी घटना थी, जिसके वजह से हम लोग आपस में ही लड़ चुके थे। और जब हम लोग आपस में लड़े, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया घटनाएं कि भाई अब हम लोग बन चुके हैं एक दूसरे के अब दुश्मन। अब इन लोगों को, हम लोगों पे शासन करना क्या हो गया, आसान हो गया। अब यहाँ पे आगे देखिए क्या होता है कि जितने भी इसके अलावा हिंदू मुस्लिम में तो लड़ाई हुई ही, इसके अलावा सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ये सभी भी हमारे देश में अभी आसानी से रह रहे हैं। लेकिन हम लोग इन लोगों से कभी लड़े हैं क्या? कभी लड़े हैं क्या? कोई हिंदू मुस्लिम में तो लड़ाई हुई, लेकिन क्या सिख, ईसाई, जैन धर्म, पारसी, ये सब से हमारी लड़ाई हुई? कभी नहीं हुई होगी। No, sir. मैं इसका रिकॉर्ड जहां तक देखूं नहीं ही दिखाई देगा। और आप लोगों से भी अगर मैं उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करूं तो आप लोग भी नो ही बोलोगे, एस नहीं बोल सकते कि सर इन लोगों में लड़ाई। अपवाद होगा अगर एक दो गो हुई तो। लेकिन हिंदू मुस्लिम की झड़प जो है, हर बार हर फेस्टिवल में, हर दशहरे के समय जो है, बहुत ज्यादा मात्रा में कहीं ना कहीं हम लोग देख ही लेते हैं, और अभी भी देखते हैं आगे। अब आगे की चर्चा करते हैं। तो कहता है कि इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धा, हालांकि भारत में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का कोई रीति रिवाज नहीं है कि भारत जो है किसी मुस्लिम व्यक्ति को बराबर का अधिकार नहीं समझता, उन्हें जो दिया गया अधिकार है उनसे कुछ भेदभाव करता है। ऐसा कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भेदभाव नहीं मेंशन है। हाँ, Yes, हम ये भेदभाव कौन कर रहा है? आम जनता जो है, आम जनता का ये भेदभाव है, और वो भी उनके विचार के अकॉर्डिंग। क्योंकि सभी जनता जो है, ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति एक दूसरे से भेदभाव ही कर रहे होंगे। ऐसा है जैसे हमारे आसपास के इलाके में देख लो, अपना देखो ना, बिहार में ही देखो, महावीर मंदिर है, और एक तुम्हारा बगल में ही मस्जिद है। ये कितनी अच्छे से है कि आज तक कभी कोई झड़प हिंसा हम लोग नहीं सुनने को मिले। लगभग मैं भी 15-16 साल से पटना में रह रहा हूँ, आज तक हमने कोई ऐसा झड़प नहीं देखा यहाँ पे कि इन दोनों में कोई हल्ला वगैरह हुआ हो, है ना? नहीं, आप लोग सुने होंगे, जितना उम्र हुआ होगा आप लोगों का, तो फिर भी तो जितना हो सके मैंने देखा ये कि ऐसा नहीं कि हर जगह ये झगड़ा ही होते रहता है। कहीं कहीं जो है छुटपुट हिंसाएं की घटना जो है हिंदू मुस्लिम में आपस में भिड़ंत को जो है देख जाता है। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे, जैसा कि हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि ये जो पाकिस्तान जो बना है, वो पाकिस्तान की मांग जो है कौन कर रहा था? पाकिस्तान की मांग किसने किया था? मुस्लिम मुस्लिम लीग वालों ने, है ना? उसमें उसके नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। और हमारे यहाँ तो पहले से द्विराज सिद्धांत का विरोध चल रहा था, तो कोई भी हम लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि भारत में कुछ हो। तो बहरहाल भारत की कौमी सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हावी थे, और चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो, वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां किसी एक धर्म के अनुयायी को दूसरे धर्मावलंबियों के ऊपर वरीयता दी जाए। अब यहाँ पे है कि किसी एक धर्म के विशेषियों के मुकाबले बाकियों को ही समझा जा सकता है। वे मानते थे कि नागरिक चाहे जिस धर्म को माने, उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। मैंने पहले बोला कि यहाँ पे है क्या, आपने यहाँ क्या है, हम लोग पढ़े हैं ना 11th क्लास में। 11th क्लास में आप म्यूट कर लो, अभी जिसका भी आवाज आ रहा है वो म्यूट कर लो। रोहित, हमने क्या पढ़ा है? हमने यही पढ़ा ना, जो धर्म वाला 11th क्लास का जो ये था, मैंने आपको बोला था धर्मवाद। म्यूट कर लो रोहित, म्यूट कर लो, आवाज सही से नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमने तुम्हें ये पढ़ाया था कि
देखो सभी धर्मों को हमारे यहाँ ना, हमारे भारत में बराबर अधिकार, बराबर दर्जा दिया गया, इक्वल दिया गया है। यहाँ पे आप अपना धर्म का प्रचार करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी दूसरे धर्म को आप बुराई नहीं कर सकते। ये हमारी बातें जो है हम लोगों को पहले से बताया गया है, पहले से पता है। ये सारे हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं ना। अब कहता है कि धर्म को नहीं बनाना चाहिए, किसी भी धर्म को, और हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श को के हिमायती थे। अभी पता है ना, सेक्युलर वर्ड एक आया था, सेक्युलर वर्ड तुम लोग सभी जानते होंगे। सेक्युलर पार्टी है हमारा, जैसे बोलेगा ये हमारा तो जदयू जो है वो सेक्युलर पार्टी है। तो सेक्युलर पार्टी मतलब क्या हो गया भाई, सभी धर्मों को मानने वाला। ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म को वो मान रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग यहाँ पे ये भी पढ़ ही लेते हैं कि रजवाड़ों का थोड़ा बहुत विलय वगैरह के बारे में है, क्योंकि समय अभी सिर्फ 9 मिनट है बचे हुए से, तो इसमें भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हम बोलते हैं किसी एक को, कौन पढ़ेगा? रोहित पढ़ पाओगे? इंटीग्रेशन ऑफ ये प्रिंसली स्टेट, इसके बारे में पढ़ो जरा। हाँ पढ़ ले सर। आयुषी है क्या? आयुषी नहीं होता तो पढ़ लेती है। आयुषी पढ़ो। British India was divided into what were called the British Indian provinces and the princely states. The British Indian provinces were directly under the control under the control of British government. On the other hand, several large and small states ruled by princes, called the princely states, enjoyed some form of control over the internal affairs as long as they accepted British supremacy. This was called paramountcy. और suzerainty of the British Crown. Princely states covered 1/3 of the land area of the British Indian Empire, and 1 out of 4 Indians lived under princely rule. यहीं तक रोको, इसको ही समझाना था एक्चुअली, क्योंकि इसके बाद जो है ना हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। दिक्कत नहीं करना है, हम लोगों के पास समय है अभी, और बहुत आसानी से रेगुलर अगर हम लोग आने लगे पढ़ने के लिए, और आप लोग भी इस तरीके से रेगुलर आ गए, मतलब कहने का है कि किसी भी तरीके से कोई सिलेबस नहीं छूटेगा, रेगुलर अगर पढ़ेंगे तब। अब यहाँ पे क्या है कि रजवाड़ों का विलय के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो कहता है कि ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में था। हमने यहाँ पे पहले क्या पढ़ा था कि भाई भारत का 2 भागों में था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ब्रिटिश इंडिया ऑलरेडी 2 भागों में चल रहा था। कैसे काम कर रहा था वो, तो ऐसे समझो, एक तरफ वो ब्रिटिश इंडिया जो था वो क्या था, ब्रिटिश में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे। एक तरफ ये था कि वो डायरेक्ट जो है ये चल रहा था, और दूसरे हिस्से में जो था देसी रजवाड़े थे, जो देश के छोटे छोटे रियासत जो थे ना, रियासत समझते हो, रियासत समझते हो ना, तो छोटे छोटे जो रियासत थे वो छोटे बड़े आकार के, उन लोगों के कुछ राज्य थे, और इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। इन्हीं को रजवाड़ा कहा जाता। बोले रजवाड़ा किसे कहते थे, तो रजवाड़ा कहते थे कि जो भारतीय प्रांत में अंग्रेजों सरकार के सीधा नियंत्रण रखता था, लेकिन वो जो था कि दूसरी ओर छोटे छोटे आकार के जो कुछ और राज्य थे उन्हें रजवाड़ा कहते थे। जो उन राज्यों के जो मालिक हुआ करते थे उस पे जो है रजवाड़ों का, राजाओं का शासन था। और कहता है कि राजाओं ने ब्रिटिश राज्य की अधीनता या कहें कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी, और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। कितना? 1/3।
1/3 हिस्सा ऐसा था जहां पे राजवाड़े लोग अपने ढंग से काम कर रहे थे। अब यहाँ पे कि प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी ना किसी राजवाड़े की प्रजा थी। प्रत्येक भारतीयों में से एक जो थे वो किसी न किसी तरीके से एक भारतीय राजवाड़े की प्रजा हुआ करते थे। समस्या क्या था इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसका चर्चा हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे कि इसका समस्या क्या था। समझ गए? हम लोग यहाँ तक सस्पेंस रखते हैं, नेक्स्ट डे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका टॉपिक द प्रॉब्लम्स जो है हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक में कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है अपना। नहीं है ना? तो फिर ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे इसमें।